बच्चों, हमने जब ये चैप्टर चालू किया, जो फर्स्ट डे पे हमने चालू किया था, तो तब मैंने आपको कुछ स्टेप्स लिखाए थे कि भाई ये स्टेप्स चाहिए होते हैं अगर आप क्रॉप प्रोडक्शन करना चाहते हो तो, ठीक है। तो हम जो हमारा लास्ट लेक्चर है उसमें हम इरिगेशन पे पहुंचे थे, ठीक है। इरिगेशन भी एक स्टेप होता है कि अगर आपको प्रॉपर क्रॉप प्रोडक्शन करना है उसका इरिगेशन भी एक स्टेप होता है, ठीक है। तो इरिगेशन स्टेप में कल हमने जो ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, इरिगेशन के जो 4 ट्रेडिशनल मेथड है हमने उनके नाम लिखे थे, उनके बारे में डिटेल में मतलब वो आपकी टेक्स्ट में पिक्चर्स बनी हुई थी, आपने देखा होगा, आइडिया भी लिया होगा कि किस तरह से है, ठीक है। आज हम मतलब इरिगेशन टॉपिक पे ही हैं अभी भी, और अभी हम मॉडर्न मेथड्स देखेंगे, ठीक है। जो इरिगेशन के आपने मेथड देखे थे पिछले लेक्चर में वो थे ट्रेडिशनल मेथड, आज हम देखेंगे हमारे मॉडर्न मेथड्स की आजकल इरिगेशन कैसे किया जाता है। इरिगेशन का मतलब होता है पानी को प्लांट्स के पास पहुंचाना, ठीक है, बिना वेस्ट किए हुए, वो टेक्निक जिससे वाटर प्लांट को तुरंत पहुंचाया जा सके, ठीक है, फालतू वेस्ट किए बिना प्लांट को पानी मिले वैसा, ठीक है। तो जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन है, पेज नंबर 9 आपकी एनसीईआरटी लेके ही बैठनी है, पेज नंबर 9 पे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। व्हाट आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन के मॉडर्न मेथड्स क्या हैं, ठीक है। तो आंसर, तो देखो 2 मेथड्स हैं मॉडर्न मेथड, मतलब मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन के 2 मेथड हैं। पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है ड्रिप सिस्टम, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। फर्स्ट स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। जो आपके मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है, जो इरिगेशन करने के जो मॉडर्न मेथड्स हैं उसमें 2 मेथड्स हैं आपके, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में ये दोनों डायग्राम पेज नंबर 9 पे फिगर 1.5a में स्प्रिंकलर सिस्टम है और 1.5b में ड्रिप सिस्टम है। दोनों में आप देख सकते हो एक वेल है और दोनों में ऐसे एक परपेंडिकुलर पाइप बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से परपेंडिकुलर पाइप बना हुआ है। इसके बाद देखो पानी, फिर ऊपर एक नोजल जैसा है, ठीक है, यहाँ एक नोजल जैसा है, इस तरह से नोजल जैसा है, ठीक है। तो ये नोजल क्या करता है, मतलब पाइप से, वेल में से पानी पाइप में आता है, नोजल क्या होता है, ऐसे नोजल गोल 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 घूमता है, ठीक है। आप देखते हो गार्डन्स वगैरह में, लॉन्स वगैरह में आप स्प्रिंकलर देखते होगे, ठीक है। आपके अगर सोसाइटी वगैरह में गार्डन है तो, या आपके घर में भी काफी लोग ऐसे करते हैं, स्प्रिंकलर लगाते हैं, मतलब ऑटोमेटिक पानी की बौछार होती है, ऐसे लगता है जैसे बारिश पड़ी हो, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम में मतलब ये परपेंडिकुलर पाइप से नोजल अटैच किया जाता है और इस तरह से घूम घूम के पूरे फील्ड पे पानी फैलता है, ठीक है, वो होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। और ड्रिप सिस्टम क्या होता है, ड्रिप सिस्टम में भी यही ऐसे ही परपेंडिकुलर पाइप होती है, पर ऊपर है ना, ऊपर नोजल की जगह आपको मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी मिलता है प्लांट को। इसमें क्या होता है, पूरे फील्ड में फैलता है ना पानी। ड्रिप सिस्टम में मतलब आपको पता है ना कि प्लांट्स रूट मेन पार्ट होता है प्लांट्स में, जो नीचे का हिस्सा होता है प्लांट का, ये रूट, ठीक है, ये मेन पार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो ड्रिप सिस्टम है ना, इसमें बिल्कुल रूट्स में ही पानी पहुंचाया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे मतलब ऐसी सिर्फ जो रूट की पोजीशन पे ही पानी पहुंचाया जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, बूंद दर बूंद, सिर्फ ड्रिप सिस्टम से बूंद दर बूंद खाली प्लांट्स की रूट्स में ही पानी पहुंचाया जाता है, ठीक है। ये वाला सिस्टम जो जिन एरियाज में सूखा होता है, जैसे राजस्थान वगैरह है, पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, गुजरात के डेजर्ट्स हैं, तो ऐसी जगहों पे ये वाला सिस्टम तो वरदान के जैसा है। ड्रिप सिस्टम में पानी की बिल्कुल वेस्टेज नहीं होती है और बूंद बूंद करके वो प्लांट को मिलता है और डायरेक्टली रूट्स को ही मिलता है, ठीक है। तो 2 सिस्टम है, स्प्रिंकलर है और ड्रिप सिस्टम है। ये मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन है, आजकल के फार्मर्स ऐसा सिस्टम अपनाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 नाम लिखे हैं, अभी स्प्रिंकलर के बारे में थोड़ा सा लिख लो, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखोगे, ये 2 नाम लिखोगे, इसके बाद थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दो, ठीक है, थोड़ा समझा भी दो, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम में आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट है पेज नंबर 9 पे, स्प्रिंकलर सिस्टम समझाने के लिए
पेज नंबर 9 पे स्प्रिंकलर सिस्टम डार्क लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, उसमें फर्स्ट लाइन, ठीक है। आपको मिल रही है तो ठीक, वरना मैं डिक्टेट कर रही हूँ, साथ में लिख दो, ठीक है। नहीं लिख पाते हो तो पॉज करो, रिमाइंड करो, आपका हो जाएगा, ठीक है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द uneven land where sufficient water is not available, ठीक है। ये जो सिस्टम है अनइवन लैंड पे बहुत ज्यादा यूजफुल है। अनइवन लैंड मतलब उबड़ खाबड़ लैंड पे, ठीक है। उबड़ खाबड़ लैंड पे बहुत यूजफुल है, जहां पे पानी अच्छे से अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। उबड़ खाबड़ रास्तों पे ये वाला जो सिस्टम है यूज होता है, जहां पानी की कमी रहती है। और फिर ये वाला ऐसे पॉइंट लिख के, फिर नीचे एक पॉइंट है बिल्कुल नीचे लास्ट में लेफ्ट साइड में, स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स। लॉन्स मतलब LAWNS, लॉन्स मतलब आपके घरों में जो आप ओपन एरिया में गार्डन डेवलप करते हो वैसा कुछ। कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम एक तो मतलब छोटे मोटे गार्डन्स घरों वगैरह में अच्छा रहता है, और दूसरा क्रॉप्स, कुछ क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है। कॉफी के लिए भी अच्छा होता है, कॉफी की प्लांटिंग करनी हो तो, जैसे आसाम वगैरह में तो स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाया जाता है, ठीक है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में आपको दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स, ठीक है। अच्छा, अभी ड्रिप सिस्टम के बारे में लिखेंगे, ठीक है। ड्रिप सिस्टम, सेकेंड ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम के बारे में क्या लिखेंगे, पेज नंबर 9 पे ही राइट साइड में लिखेंगे, पेज नंबर 9 पे ही राइट साइड पे। इन दिस सिस्टम, ड्रिप सिस्टम में फर्स्ट लाइन, ठीक है। इन दिस सिस्टम कॉमा द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। अच्छा, इसमें पहले समझाया गया है कि ड्रिप सिस्टम है क्या। तो ड्रिप मतलब, ड्रिप का मतलब ही ड्रॉप, ड्रिप मतलब बूंद बूंद, ठीक है, बूंद बूंद। तो ड्रिप सिस्टम को ड्रिप सिस्टम क्यों कहा गया है, तो यहाँ लिखा गया इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम को ड्रिप सिस्टम इसलिए कहते हैं, डायरेक्ट जड़ों में पानी जाता है, वो भी बूंद बूंद करके, ठीक है। ये आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद सीधा नेक्स्ट पॉइंट, मतलब ये पूरा पैराग्राफ ही आपको लिख देना है, ठीक है। पूरा पैराग्राफ ही लिख देना है। ड्रिप सिस्टम, इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज, ठीक है। बड़े बड़े गार्डन्स हैं, फ्रूट प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ये ड्रिप सिस्टम बेस्ट है, ठीक है। पानी भी वेस्ट नहीं होता है और डायरेक्ट रूट को, जड़ों को मिलता है। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। ड्रिप सिस्टम की सबसे बड़ी बात कि पानी की बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होती, ठीक है। क्योंकि पानी की कमी है हमारे दुनिया में, हमारे इंडिया में, हर जगह पानी की बहुत कमी है, तो वेस्ट नहीं होता। इट इज अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। बून, BOO बून मतलब वरदान, ठीक है। ये वरदान है उन जगहों पे जहाँ पे पानी की कमी है, ठीक है। ये सारा ही आपको ड्रिप सिस्टम में लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इसके बाद क्या था, आपने अभी इरिगेशन भी कर लिया। इसके नेक्स्ट वाला क्या स्टेप था, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। जो आपने लास्ट शुरू में जो 7 स्टेप्स लिखे थे, ठीक है, 7 स्टेप्स थे ना, 8 थे, जो भी स्टेप्स लिखे थे उसमें इरिगेशन के बाद वाला स्टेप था प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, ठीक है। वीड्स से प्रोटेक्ट करना। पहले तो वीड्स क्या होते हैं, वीड्स क्या होते हैं, वो अनवांटेड प्लांट्स, अनचाहे प्लांट्स जो हम चाहते नहीं है उगे, पर वो जबरदस्ती हमारे पौधे के साथ उग जाते हैं, हमारे उगाए हुए प्लांट के साथ वो पता नहीं कैसे उग जाते हैं, ठीक है। अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उगते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्योंकि उगते हैं तो उनको भी ग्रोथ के लिए वो हमारे प्लांट का पानी, उसका न्यूट्रिशन, क्योंकि वो उसी मिट्टी पे उगते हैं जहां हमारा प्लांट होता है, तो वो क्या करते हैं, जो पोषण मेरे पौधे को मिलना चाहिए वो पोषण वीड ले जाता है, ठीक है। सनलाइट भी बट जाती है, एयर बट जाती है, वाटर मतलब हर चीज बांट लेते हैं,
और वो नकामे होते हैं, किसी काम के भी नहीं होते हैं, कभी कभी तो वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन वीड्स लिखेंगे, ठीक है। पेज नंबर 10 पे आ जाएं, पेज नंबर 10 पे आ जाएं। पेज नंबर 10 पे आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स वाला है, पेज नंबर 10। क्या है आपका क्वेश्चन? वीड्स में क्वेश्चन क्या लिखेंगे? डिफाइन वीड्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखेंगे? डिफाइन वीड्स, डिफाइन वीड्स, ठीक है। वीड्स क्या होते हैं? सॉल्यूशन, ठीक है। वीड्स में क्या लिखेंगे? पेज नंबर 10 पे, पेज नंबर 10 पे फर्स्ट लाइन, ठीक है। क्या है? इन अ फील्ड many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds, ठीक है। In a field many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds, ठीक है। ये सारी डेफिनेशन आपको लिखनी है, मैंने 2 बार ही बोली। ये आपके पेज 10 पे वो ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है जहाँ भूजो बना हुआ है, उसके नीचे लिखी हुई है ये डेफिनेशन, इन अ फील्ड से लेके वीड्स तक, ठीक है। कई बारी अनडिजायरेबल प्लांट्स मतलब अनचाहे प्लांट्स उग जाते हैं और नेचुरली उगते हैं, ठीक है। हम नहीं उगाते हैं, खुद ही उग जाते हैं, और ये अनडिजायरेबल प्लांट्स को वीड्स कहा जाता है, WEEDS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is weeding? Why is it necessary? ठीक है। वीडिंग क्या है? व्हाट इज वीडिंग और ये जरूरी क्यों है? व्हाट इज वीडिंग, व्हाई इज इट नेसेसरी, ठीक है। वीडिंग क्या है और वो जरूरी क्यों है? तो जो वीडिंग आपका आंसर है पेज नंबर 10 पे, वो वीड्स की डेफिनेशन लिखी ना, उसके बिल्कुल नीचे मैं बोलती हूँ, डिक्टेट करती हूँ, आप लिखो, या तो देख के लिखो तो देख के लिखो। द रिमूवल ऑफ वीड्स, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, ठीक है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग क्या है? जब वीड्स को निकाल दिया जाता है फील्ड में से, उसे वीडिंग कहते हैं। मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं ना आपके अच्छे वाले प्लांट्स के साथ, तो जब आप वो वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको जब निकाल देते हो, उस प्रोसेस को वीडिंग कहा जाता है, ठीक है। उसको निकाल देना फील्ड से, ठीक है। जो गलत आ गया है, भाई गलत प्लांट उग गया है मेरे अच्छे वाले प्लांट के साथ, उसको निकाल देना, उस प्रोसेस को वीडिंग, WEEDING, वीडिंग कहते हैं, ठीक है। तो वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वाटर कम्पीट्स विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट, ठीक है। क्यों वीडिंग जरूरी है? तो ये सब लिखना है, आपको ये सब लिखना है। वीडिंग इज नेसेसरी, उनको उखाड़ना क्यों जरूरी है? पड़े रहे, आपको क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हो, उनको निकालने में तो मेहनत लगेगी ना। क्यों जरूरी है? वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। वीडिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो वीड्स है ना, वो आप ही के प्लांट्स की स्पेस, लाइट, एयर, वो सब ले जाते हैं, ठीक है। Thus they affect the growth of the crop, क्योंकि ये आप ही के क्रॉप का सारा पोषण ले जाते हैं, तो ये आपके क्रॉप की ग्रोथ को भी अफेक्ट करते हैं। मतलब आपका क्रॉप अच्छे से उगेगा नहीं, क्योंकि उसका पोषण तो ये वीड ले जा रहा है। Thus, some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings, ठीक है। कई वीड्स तो अगर भूल से हार्वेस्टिंग मतलब कई वीड्स कट जाते हैं, मतलब ऐसे होता है ध्यान नहीं, कट जाते हैं, तो ये आगे जाके प्लांट्स के लिए, आगे जाके एनिमल्स के लिए, हम ह्यूमन बींग्स के लिए पॉइजनस भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब अच्छे नहीं होते हैं ये, इनको काटना ही चाहिए, ठीक है। मतलब वो सारा आपको लिखना है, ये पूरा पैराग्राफ ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, भाई वीड्स को उखाड़ फेंकने वाला
मेथड, उसको वीडिंग कहते हैं। और ये मेथड जरूरी इसीलिए क्योंकि वो प्लांट का सारा पोषण ले जाते हैं, इसलिए जो प्लांट की ग्रोथ है उसे अफेक्ट करते हैं। और दूसरी चीज, अगर ये हार्वेस्टिंग के टाइम कट जाते हैं तो ये पॉइजनस हैं, ठीक है, कभी हमारे लिए और एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स भी खा जाते हैं घास वगैरह, तो उनके लिए भी पॉइजनस हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वीडिंग, आप कैसे ये वीडिंग निकाल कैसे सकते हो, ठीक है, ये जो खराब वाले प्लांट्स हैं उनको कैसे निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वीडिंग, ठीक है, मतलब वीडिंग करनी है, जिसका वीडिंग का मतलब अगर आप चाहते हो ये अनवांटेड प्लांट्स को मैं मार दूं, ठीक है, मेरे फील्ड मारना नहीं मतलब निकाल दूं, उखाड़ दूं, तो उखाड़ने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो उखाड़ने का देखो एक सबसे बढ़िया मेथड भाई हाथ से, ठीक है, मतलब प्लांट्स को पता है कि भाई ये मेरा गेहूं है, इसके बाजू में ये अलग पौधा आ गया, तो वो तुरंत मतलब हाथ से निकालना, मैन्युअली बोला जाता है, मैन्युअली मतलब हाथ से। एक तो मैन्युअल मेथड, आप हाथ से उखाड़ो, और दूसरा मेथड होता है शुरू में ही करें, मतलब किसान शुरू में टिलिंग नहीं करता है, किसान टिलिंग मतलब वो मिट्टी को ऐसे खुरपी से खोदता है ऐसे से करके, तो शुरू में टिलिंग में क्या करते हैं, वीड्स, कभी कभी क्या वीड्स ऐसे होते हैं फील्ड में, तो पहले टिलिंग के दौरान ही अच्छे से खोदेगा ना, तो ये जो वीड्स हैं ऑटोमेटिक जड़ों से अलग हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो मिट्टी में ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो ऐसे भी कर सकता है भाई टिलिंग के टाइम, ठीक है, जब शुरू में ही नहीं, सोइंग के पहले अच्छे से खुदाई कर तब कर सकता है, या तो फिर भाई जैसे उग गया है तो मैन्युअल मेथड यूज कर ले, ठीक है। तो इसके अलावा वो अगर मैनुअल मेथड यूज करे तो मैनुअल हाथ से कितना काटेगा, हाथ की जगह वो खुरपी भी यूज कर सकता है, ठीक है, खुरपी से भी उखाड़ सकता है, ठीक है। और मशीनें भी आती हैं इसकी वीडिंग के लिए, मशीनें भी यूज कर सकता है। कौन कौन सी मशीनें हैं वीडिंग के लिए, ये वीडिंग के लिए सीड ड्रिल यूज कर सकता है, ठीक है, मतलब जैसे सीड ड्रिल यूज होता था, सीड में यूज होता था, वही मशीन, ये सीड ड्रिल वाली मशीन, ये वीड्स को मतलब ऐसे उखाड़ने में, भाई उखाड़ने के लिए, उसको ऊपर लाने के लिए वीड्स को मदद कर सकता है भाई पूरी तरह से उखाड़ने के लिए। और या तो किसान केमिकल्स यूज करे, फर्टिलाइजर्स, दवाइयां नहीं होती, दवाइयां ही छांट दे कि वो मर जाए, ठीक है, तो वीड्स वो वाला वीड वाले प्लांट मर जाए, ठीक है। वीडीसाइड्स, उनको वीडीसाइड्स बोलते हैं दवाइयों का, वीड का मतलब अनवांटेड प्लांट्स, और वीडीसाइड्स, साइड, CIDES, साइड वर्ड का मतलब होता है मार देना, ठीक है, तो अनवांटेड प्लांट्स को मार देना उसे वीडीसाइड्स कहा जाता है। तो या तो वो केमिकल्स डाल सकता है उन प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से किसान ही 3-4 मेथड्स यूज कर सकता है वीडिंग के। तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वीडिंग, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ, उसका आंसर क्या लिखोगे, पेज नंबर 10 पे लेफ्ट साइड पे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में, लेफ्ट साइड पे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में सेकेंड लाइन, मैं डिक्टेट भी कर रही हूँ, ठीक है, आपको नहीं मिले तो आप मेरा सुन के लिखो। टिलिंग before sowing of crops helps in uprooting and killing of weeds, ठीक है, मतलब टिलिंग मतलब खुदाई कर ले, किसान पहले मतलब बीज बोने से पहले खुदाई कर ले, तो वो मतलब वो ऐसे ही वीड्स मर जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा मेथड, दो लाइन छोड़ के, सॉरी एक लाइन छोड़ के, द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, ठीक है, एक जनरल बात बोली गई है कि अगर आपको वीड्स उखाड़ने हैं ना तो फ्रूट्स और फ्लावर आने से पहले उखाड़ लो, ठीक है, बाद में उखाड़ोगे तो तकलीफ होगी, पहले ही उखाड़ लो। फिर नेक्स्ट साथ में पॉइंट है, द मैन्युअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी, ठीक है। तो मैन्युअल मतलब आप हाथ से करो, हाथ से आप क्या करो, वीड्स को उखाड़ फेंको, और हाथ
हाथ से तो नहीं कर पाओगे तो खुरपी यूज करो, ठीक है। टाइम टू टाइम काटते रहो। क्लोज टू द ग्राउंड मतलब एकदम आप थोड़ी अंदर मिट्टी के अंदर घुस के काटोगे। क्लोज टू द ग्राउंड मतलब बिल्कुल नजदीक काटो कि बिल्कुल वो उगी ना पाए, ठीक है। एकदम उसको जड़ों से काट दो वैसा, ठीक है। अच्छा, फिर बाजू में एक पॉइंट है, अ सीड ड्रिल ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स, ठीक है। सीड ड्रिल, ठीक है। तो तीन मेथड्स हैं वीडिंग के। पहला है टिलिंग, दूसरा मेथड है मैनुअल मेथड विद द हेल्प ऑफ खुरपी, और तीसरा मेथड कौन सा है, सीड ड्रिल मेथड। ठीक है, सीड ड्रिल मेथड। तो ये किसान ये तीन मेथड्स यूज कर सकता है। और चौथा मेथड है यूजिंग वीडीसाइड्स, ठीक है, यूजिंग वीडीसाइड्स, ठीक है। आप इस तरह से शॉर्ट में भी आंसर लिख सकते हो, आपको बहुत डिटेल में नहीं लिखना है जैसे मैंने लिखवाया। तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वीडिंग, वीडिंग के मेथड्स, टिलिंग, भाई खुदाई कर लो, टिलिंग बिफोर सोइंग, बिफोर सोइंग, ठीक है, मतलब बीज बोने से पहले ही आप खुदाई कर लो। दूसरा मैनुअल मेथड विद द हेल्प ऑफ खुरपी, ठीक है, या हाथ से कर लो भाई खुरपी की मदद से। तीसरा सीड ड्रिल मेथड मतलब मशीन यूज कर लो। और चौथा है यूजिंग वीडीसाइड्स, ठीक है, वीडीसाइड्स यूज करो। ठीक है, वीडीसाइड्स यूज कर लो आप। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से अपने प्लांट्स को बचा सकते हो, ठीक है। वीडीसाइड्स क्या है, तो एक वीडीसाइड्स का लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखें, डिफाइन वीडीसाइड्स विद एग्जाम्पल व्हाई इज इट हार्मफुल, ठीक है। कह रहा है वीडीसाइड को एग्जाम्पल के साथ समझाओ, कि वीडीसाइड को एग्जाम्पल के साथ समझाओ मतलब। तो देखो वीडीसाइड की डेफिनेशन लिखो पेज नंबर 10 पे आपके एनसीईआरटी में लेफ्ट साइड पे लास्ट पैराग्राफ है, मिलता है तो लिखो वरना मैं लिखवाती हूँ। लास्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन है, क्या है, वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय using certain chemicals called weedicides like 2,4-D, ये पूरा नाम है, 2,4-D पूरा नाम है, केमिकल का नाम है, एक वीडीसाइड का नाम है, इसका फुल फॉर्म भी आता है पर आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। 2,4-D ये एक वीडीसाइड का नाम है, मतलब केमिकल का नाम है जो प्लांट्स पे छांटा जाता है उनको मारने के लिए, ठीक है। तो डिफाइन वीडीसाइड्स विद एग्जांपल, तो वीडीसाइड की डेफिनेशन है, वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड, ये केमिकल होते हैं, इन केमिकल की वजह से जो प्लांट्स अनवांटेड प्लांट्स उसे मार सकते हो, इन्हें वीडीसाइड्स कहा जाता है। और एग्जांपल है 2,4-D, ठीक है। तो 2,4-D, इसके बाद अच्छा, ये जब आप स्प्रे करते हो ना तो ये तुरंत मार देता है वीड्स को, पर ये मतलब आपके प्लांट्स को डैमेज नहीं करता है बिल्कुल भी। पर यहाँ पूछ रहा है कि ये हार्मफुल क्यों है, तो देखो इसको कैसे डालता है फार्मर फील्ड में, उसको पहले डाइल्यूट करता है, मतलब पानी वगैरह में मिलाता है, उसके बाद उसको स्प्रे करने वाला कोई कुछ उसके पास स्प्रे करने वाली मशीन वगैरह से वो उसे स्प्रे करता है पूरे अपने उसमें
फील्ड पे। तो पूछ रहा है कि भाई हार्मफुल क्यों है, तो देखो प्लांट को हार्मफुल नहीं, मैंने आपको बताया, पर ये किसको हार्मफुल हो सकता है, फार्मर को, ठीक है, फार्मर को ये हार्मफुल हो सकता है, मे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। स्प्रेइंग ऑफ weedicides may affect the health of farmers, ठीक है। अगर आप वीडिसाइड्स यूज कर रहे हो तो वो फार्मर की हेल्थ को भी असर कर सकता है, क्योंकि वो केमिकल्स है उसकी नाक में, उसकी आंखों में जा सकते हैं। इसलिए आप देखो आपके एनसीईआरटी में साइड में, ये जो आपकी एनसीईआरटी में साइड में जो बना हुआ है ना, आप देखें किसान बना हुआ है, किसान ने अपना चेहरा मुंह ढका हुआ है, मतलब मुंह उसने पूरा ढका हुआ है, ठीक है, तो भी आंखों पे इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो मतलब जब भी किसान इसको डालता है ना ये केमिकल्स को, तो उसको अपना मुंह और नाक ढकना पड़ता है पूरी तरह से, ठीक है। ये केमिकल्स उसके लिए, खुद के लिए वो हो सकते हैं, मतलब उसके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो मुंह को ढक के इसको करने का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें, अभी नेक्स्ट है आपका हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग, तो हार्वेस्टिंग आपका हुआ, हार्वेस्टिंग सेकेंड लास्ट स्टेज है, ठीक है। हार्वेस्टिंग है सेकेंड लास्ट स्टेज है। हार्वेस्टिंग मतलब काटना, ठीक है, प्लांट्स को काटना। अभी भी देखो ये सेकेंड लास्ट स्टेज है, इसके बाद काटना कोई लास्ट स्टेज नहीं हुआ, सेकेंड लास्ट स्टेज है। उसके बाद स्टोर करना भी होता है, ठीक है, काट देंगे स्टोर। तो देखो हार्वेस्टिंग ये सबसे जो फार्मर के लिए खुशी का मतलब कहते हैं ना पल, खुशी का मौका, हार्वेस्टिंग। फाइनली उसने इतनी मेहनत की, उसने फील्ड को टिल किया, सो किया, इरिगेट किया, ठीक है, वीडीसाइड ये वाला भाई, रिमूविंग वीड्स, फर्टिलाइजर्स डाले, ये सब करने के बाद वो दिन आता है कि उसको एकदम फसल दिखती है, अपने जो फील्ड पे फसल दिखती है, उसको गोल्डन सुनहरी फसल दिखती है, ठीक है। किसान के लिए सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट, ठीक है। और इस हैप्पी मोमेंट को हम सारे देशों, हमारे देश में अलग अलग त्योहारों के रूप में भी मनाते हैं। बैसाखी मनाया जाता है, हार्वेस्टिंग टाइम होता है। होली मनाते हैं, वो भी हार्वेस्टिंग टाइम होता है। इवन दिवाली भी हार्वेस्टिंग टाइम होता है। दिवाली में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग त्योहार मनते हैं। दिवाली तो होता ही है ऑल ओवर, पर अलग अलग त्योहार मनते हैं हार्वेस्टिंग को मनाने के लिए, ठीक है। वो भाई कटाई की सीजन होती है, ठीक है, प्लांट्स को काटने की सीजन होती है। उसमें खुशी होती है फार्मर को, जो उसकी मेहनत थी, उसका पैसा जो उसने लगाया, उसका हार्डवर्क लगाया, कटने का टाइम आता है, फाइनली उसका हार्वेस्ट करने का टाइम आता है, ठीक है। हार्वेस्टिंग मतलब काटना, फिर जो आपने प्लांट्स उगाए हैं उसे काटना। तो ये त्योहारों के रूप में इसलिए ऐसे मनाते हैं लोग, क्योंकि 3-4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद ये टाइम आता है, ठीक है, जब हरी फसल, उनको लहलहाती फसल दिखती है और काटने का टाइम आता है, ठीक है। तो इसलिए एज अ फेस्टिवल भी वो मनाते हैं इस त्योहार को, ठीक है। खासकर पंजाब में बैसाखी करके फेस्टिवल, पोंगल करके मनाते हैं साउथ में, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। बिहू करके कहीं मनाते हैं, बिहू भी करके आपने सुना होगा, ठीक है। अच्छा, तो हार्वेस्टिंग, तो अभी हम हार्वेस्टिंग के बारे में, जो कि सेकेंड लास्ट स्टेप है हमारे जो क्रॉप प्रोडक्शन का है, तो डिफाइन हार्वेस्टिंग, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन हार्वेस्टिंग। ठीक है, डिफाइन हार्वेस्टिंग आपका पहला स्टेप। क्वेश्चन, ठीक है, मेरे को क्वेश्चन नंबर नहीं पता, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। डिफाइन हार्वेस्टिंग, तो पेज नंबर 10 आपकी एनसीईआरटी का पेज नंबर 10, उसका राइट साइड देखो, राइट साइड पे एकदम लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। मिलता है तो ठीक है, वरना मैं रीड कर लेती हूँ, आप लिख लो, ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप is an important task. Full stop. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. ठीक है, हार्वेस्टिंग क्या है,
जब क्रॉप मैच्योर हो जाता है, मतलब एकदम पक जाता है, एकदम फसल बन जाती है, तैयार हो जाती है, तो उसको उसके बाद कट करने का टाइम, जब कट करते हैं उसके पूरे अच्छे से पक जाने के बाद, बन जाने के बाद, उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डन इन हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग में किया क्या जाता है। ठीक है, आपने कहा काटा जाता है, पर क्या किया जाता है। ठीक है, पेज नंबर 10 पे हार्वेस्टिंग वाला ही पैराग्राफ, उसमें 4th लाइन। ठीक है, इन हार्वेस्टिंग कॉमा क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड फुल स्टॉप, इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months for a cereal crop to mature। ठीक है, ये सब नहीं लिखना, बस एक इतना ही लिखना, इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। ठीक है, इन हार्वेस्टिंग खाली इतना ही लिखना, इन हार्वेस्टिंग कॉमा क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, या तो खींचा जाता है या उनको बिल्कुल कैंची से एकदम, मतलब कैंची नहीं, सिक्कल यूज करते, सिक्कल, SICKLE, सिक्कल का मतलब हंसिया बोलते हैं, हंसिया नहीं, इस तरह से आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में सिक्कल बना हुआ है, पेज नंबर 10 में बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल कोने में हंसिया बना हुआ है, सिक्कल बोलते हैं इन्हें फार्मर, इन्हें ठक ठक ऐसे काटते जाते हैं। ठीक है, इनको अच्छी प्रैक्टिस होती है, तो सिक्कल से काटा जाता है, तो आप सिर्फ इतना ही लिखना। ठीक है, हाउ कैन हार्वेस्टिंग बी डन। ठीक है, हाउ कैन the process of harvesting be done। ठीक है, हार्वेस्टिंग में क्या कर सकते हो, हार्वेस्टिंग के प्रोसेस में क्या कर सकते हो, तो पेज नंबर 10 पे हार्वेस्टिंग वाले में ही बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ, उस पेज का बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ राइट में लिखो, हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज ईदर डन मैन्युअली बाय सिक्कल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। ठीक है, हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है, हार्वेस्टिंग हमारी कंट्री में मैन्युअली या तो हाथ से किया जाता है, हाथ से मतलब सिक्कल, हंसिए की मदद से किसान काटता है, मैन्युअली मतलब खुद की मेहनत, और बाय अ मशीन या तो मशीन यूज करता है जिसको हार्वेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, हार्वेस्टर कहा जाता है, उस मशीन से काटता है। अब देखो, किसान ने हार्वेस्टिंग करी, ठीक है, हार्वेस्टिंग मतलब काट दिया, ठीक है, पौधे को काट दिया, कट कर दिया। अब कट कर दिया तो काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी काम बाकी है। काम उसको हार्वेस्ट करने के बाद थ्रेशिंग भी करनी पड़ती है, थ्रेशिंग, THRESHING, कटने के बाद भी उस बेचारे किसान का काम खत्म नहीं होता, उसे थ्रेशिंग करनी पड़ती है। व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशिंग? थ्रेशिंग मतलब वो जो छिलके पोतड़े होते हैं उन क्रॉप्स के ऊपर, उन्हें भी उसे निकालना होता है। आपकी मम्मी ने गेहूं उतरवाई होगी, इस टाइम व्हीट उतरवाया होगा, तो व्हीट में आप देखोगे कुछ गेहूं ऐसे होते हैं जिनमें छिलके होते हैं, ठीक है, जिसे हस्क कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो फार्मर को वो हस्क सब में लगा होता है, जब फील्ड में गेहूं उगती है वो हस्क सबके ऊपर होता है, वो पोतड़े सबके ऊपर होते हैं। उस बेचारे को हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशिंग करनी पड़ती है, वो सारा उसको हस्क के छिलके भी उतार के बेचने पड़ते हैं मार्केट में। ठीक है, हार्वेस्टिंग में भी उसका काम खत्म नहीं हुआ, उसको अब थ्रेशिंग भी करनी है। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशिंग? डिफाइन थ्रेशिंग लिखो, डिफाइन थ्रेशिंग, डिफाइन थ्रेशिंग। ठीक है, थ्रेशिंग का मतलब क्या है? थ्रेशिंग, व्हाट डू मीन बाय थ्रेशिंग? डिफाइन थ्रेशिंग में in the harvested crop, comma, the grain seeds need to be separated from the chaff. This process is called threshing. ठीक है, फिर से
ये वाला मैंने आपको जो आंसर बताया है पेज नंबर 10, बिल्कुल जो पेज एंड हो रहा है पेज नंबर 10 पे लास्ट 2 लाइनें हैं, ठीक है। फिर आगे ऊपर पेज नंबर 11 की भी 2 लाइनें हैं, ठीक है। मैं फिर से डिक्टेट करती हूँ। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप कॉमा द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट, फुल स्टॉप, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, ठीक है। अच्छा, शाफ्ट वर्ड आया, CHAFF। शाफ्ट का मतलब छिलके, जो मैंने आपको बोला ना वो आसपास छिलके होते हैं। शाफ्ट इज द हस्क सराउंडिंग शीड, मतलब हस्क सराउंडिंग सीड। सीड मतलब गेहूं के आजू बाजू जो छिलके होते हैं उसे शाफ्ट कहा जाता है, CHAFF, ठीक है। तो इस तरह से थ्रेश भी करना पड़ता है उसे, ठीक है। तो ये जो थ्रेशिंग है वो एक मशीन की मदद से भी करता है, उस मशीन का नाम कंबाइन होता है, ठीक है। ये जो थ्रेशिंग वाला प्रोसेस है वो कंबाइन करके मशीन से करता है। वो कंबाइन 2 काम करती है, हार्वेस्टर का भी काम करती है और थ्रेशर का भी काम करती है, ठीक है। तो इस तरह से, और अगर फार्मर को ये थ्रेशिंग हाथ से करनी होती है तो विनोइंग मेथड भी यूज करता है। विनोइंग मेथड भी आपने पढ़ा था ना, मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड 7th में पढ़ के आया। विनोइंग मतलब भाई ऐसे विनोइंग में क्या करता है, वो विनोइंग मेथड में आपने पढ़ा था, ठीक है। जो हल्के होते हैं वो हवा से उड़ा दिए जाते हैं, ठीक है। जो एकदम पतले पतले वो हस्क उसके छिलके हैं, शाफ है, वो हवा से उड़ा जाते हैं, ठीक है। विनोइंग कहते थे हम उसको, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे हार्वेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूरे हुए, ठीक है। अब फाइनल सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरेज, ठीक है, लास्ट, ठीक है। अब इतनी सारी मेहनत के, अच्छा काट लिया, थ्रेश कर लिया, अब इतनी बड़ी क्वांटिटी, ठीक है। कोई मतलब अभी आज मैं आपकी मम्मी गेहूं उतरवाती होगी, ठीक है। आपको देख के ही चक्कर आते होंगे। आपकी मम्मी जो गेहूं के जो बोरियां बोलते हैं, आप क्या बोलते हो, बोरियां उतरवाती हैं आपकी मम्मी, आपके पापा को उतरवाते हैं और आपको मतलब देख के ही चक्कर आते हैं कि इतनी सारी गेहूं, इस बार तो लॉकडाउन में आपने अच्छे से देखी होगी, तो इतनी सारी गेहूं आप सोचते होगे मम्मी रखेगी कहाँ, ठीक है। और मम्मी को भी बहुत सोच समझ के करना होता है गेहूं वाला काम, क्योंकि उतनी सारी पहले उसे साफ करनी होती है और उसको स्टोर करना होता है। स्टोर भी कोई आपकी मम्मी ऐसे नहीं रख देती है, कीड़े पड़ सकते हैं। बहुत लंबे समय तक आप कोई भी वस्तु रखो, खराब होती, कीड़े पड़ जाए तो आपकी मम्मी को भी बहुत ज्यादा, मतलब आपकी मम्मी क्या करेगी, नीम की पत्तियां अंदर डाल देगी, उसके अंदर नीम की पत्तियां, कड़वा नीम होता है ना, वो पत्तियां डाल देगी भाई सेफ रहे, ठीक है। तो मम्मी को भी बहुत कुछ करना पड़ता है कि भाई सेफ रहे, क्योंकि पूरा साल गेहूं अभी उतरवाए इकट्ठे, पूरा साल चलाने हैं नेक्स्ट ईयर तक, और इतने सारे उतरवाए हैं तो फिर उसको स्टोर करना पड़ता है आपकी मम्मी को, स्टोर। तो ये तो फार्मर है, जगतदाता फार्मर, पूरे कितने मतलब इसका गेहूं, इसका अनाज कितने राज्यों तक पहुंचना है, कितना सारा काटेगा, उतना कहाँ स्टोर करेगा, तो उसको स्टोरेज करना पड़ता है। तो कहाँ करता होगा स्टोरेज, तो स्टोरेज पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। तो जो स्टोरेज है फार्मर, पहले मैं स्टोरेज देखें यहाँ पे, आपका स्टोरेज वाला टॉपिक पेज 11 पे लास्ट में है, ठीक है, पेज 11 में लास्ट में है। अच्छा, ये विनोइंग वाला मेथड मशीन से भी किया जाता है। पेज फिगर 1.9 में विनोइंग मशीन दिखाई गई है, ठीक है। वो वहां से एयर आएगी, एयर से ऐसे उड़ेंगे, सारे हस्क उड़ जाएंगे। फिगर 1.9 में विनोइंग मशीन दिखाई गई है। देखो, विनोइंग मतलब हाथ से जरूरी नहीं है, मतलब ऑब्वियसली इतनी सारी गेहूं तो नहीं हाथ से करने जाएगा, मशीन आती है विनोइंग की, वो विनोइंग मशीन यूज करता है फार्मर। अच्छा, यहाँ देखें स्टोरेज की बात कर रहे थे, तो देखो अभी स्टोरेज करना है, अभी ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है फार्मर के लिए स्टोरेज, क्योंकि इतनी मेहनत की है, इतना पैसा डाला, मेहनत डाली, पसीना इतना, मतलब दिन रात एक किया, बारिश का वेट किया, सुबह 4 बजे उठ के फील्ड में गया, ठीक है। इतनी मेहनत के बाद जब काटा उसने, अब आया स्टोरेज का टाइम, ठीक है। स्टोरेज भी एक सरदर्द है, क्यों, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको मॉइस्चर से बचाना, मतलब गीलापन नहीं लगे, मतलब गीलापन, मॉइस्चर मतलब ऐसे नहीं गीले हो जाए, मॉइस्चर मतलब वातावरण में नमी के कारण वो गेहूं खराब हो सकती है, ठीक है। तो मॉइस्चर ना लगे। दूसरा मतलब गेहूं नहीं, कोई भी क्रॉप, मैं गेहूं बोल रही हूँ, कोई भी क्रॉप वातावरण की नमी के साथ खराब हो सकता है। इसके बाद इंसेक्ट्स, ठीक है, उसमें कीड़े पड़ सकते हैं,
रैट्स, चूहे हो जाते हैं, ठीक है। किराने की दुकान है, अगर आप में से किसी के भी फादर की, आपको पता है कि भाई क्रॉप्स में तो कितने रैट्स, ठीक है, चूहे हो जाते हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, छोटे अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह भी पैदा हो सकते हैं, ठीक है। तो If freshly grains are stored without drying, they may get spoiled. देखो, जब वो गेहूं की फसल काटता है ना, तो क्योंकि वो अभी अभी कटती है, तो उसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है। मतलब जब किसान ने फसल काटी तो काटता है तो बहुत गीले होते हैं, गेहूं है ना बहुत गीला होता है, ठीक है। आपको पता होगा गेहूं उतरती ना तरत, आपके फादर नहीं उतरवाते होंगे घरों में। जब गेहूं उतरती है, जब मार्केट में पता लगता है भाई गेहूं आना चालू है, तो आप तरत पहली गेहूं जाके नहीं लेते हो। क्यों? अभी आप बोलते हो और आने दो, और आप क्या बोलते हो कि अच्छी है, अच्छी है। अच्छी मतलब देखो, मतलब जितनी ज्यादा सुखाई हुई होती है उतनी अच्छी होती है। इसमें क्या होता है, फार्मर जो गेहूं काटता है, गेहूं क्यों बोल रही हूँ मैं, क्रॉप, ठीक है। फार्मर जब क्रॉप काटता है तो उसमें गीलापन होता है, ठीक है, गीलापन होता है। तो वो गीलापन उसको सुखाना पड़ेगा, उसको ड्राई भी करना पड़ता है। देखो बेचारे के साथ कितना कुछ हो, उसको ड्राई भी करना है, उसको सुखा के स्टोर करना है। वो सीधा स्टोर करेगा तो मॉइस्चर के कारण उसका जो फसल है, क्रॉप है, वो खराब हो जाएगा। उसको वो वाली फसल को तो पहले काटा, उसको विनो किया, अब उसके बाद उसको ड्राई भी करना है, ठीक है। ड्राई के बाद स्टोर करेगा। क्यों डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकता? काट के साफ करके सीधा क्यों स्टोर सीधा रख क्यों नहीं सकता है? क्यों सुखा के उसको धूप क्यों दिलवानी है? उसको सुखाना क्यों है? तो रीजन यही है कि अगर वो डायरेक्ट डाल देगा तो मॉइस्चर, गीलेपन के कारण बदबू हो सकती है, इंसेक्ट्स मतलब वही प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, खराब हो सकती है क्रॉप, ठीक है। तो इस तरह से मतलब काम की नहीं रहेगी वो फिर। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack by insect pest, बैक्टीरिया एंड फंगाई, ठीक है। इससे जो इंसेक्ट पेस्ट, बैक्टीरिया, फंगाई का खतरा है वो कम हो जाता है, ठीक है। Farmers store grains in jute bags or metallic bins. However, large-scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. ठीक है। Dried neem leaves are used for storing food grains at home. For storing large quantity of grains in a big godown, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. ये सारा लिखा हुआ है कि अगर फार्मर को स्टोर करना है ग्रेन, तो वो या तो जूट बैग में कर सकता है या मेटालिक बिन में कर सकता है, या तो बहुत ज्यादा उसने काटा है तो उसको सिलोज या ग्रेनरीज में करना पड़ता है। सिलोज और ग्रेनरीज इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। सिलोज और ग्रेनरीज मतलब बाकायदा खाली स्टोरिंग के लिए एक जगह होती है, मतलब गोडाउन जैसा बोल सकते हो। तो सिलोज एंड ग्रेनरीज करके जगह होती है, मतलब खुद ही बनाता है वो जगह, और वहां स्टोर बाकायदा एक पूरा स्टोर, जैसे हम नहीं बोलते हैं स्टोरेज, भाई स्टोर रूम होता है, हम सब चीजें स्टोर करते, वैसे सिलोज और ग्रेनरीज उसका क्रॉप स्टोर करने की जगह होती है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप घर पे बचाना चाह रहे हो तो नीम लीव्स यूज करो, और अगर आपको बड़े बड़े गोडाउन्स में स्टोर करना है तो केमिकल ट्रीटमेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है, इसके बाद ही स्टोर होगा। अभी इससे देखें कितने क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चंस देखें, क्वेश्चन लिखें, why proper storage of grains is necessary? Why proper storage of grains is necessary, ठीक है। जो ग्रेन्स है उनको अच्छे से स्टोर क्यों करना है, ठीक है, आपको उसको अच्छे से संभालना क्यों है। इसका आंसर पेज 13, आपका पेज 13 एनसीईआरटी पे What you have learnt वाली जो पॉइंट्स हैं उसकी सेकेंड लास्ट पॉइंट है। सेकेंड लास्ट पॉइंट, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये वाला आंसर आपको लिखना है, मैंने बोल भी दिया और मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें,
how storage is done, or what are the ways to store grains। ठीक है, ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है कि स्टोरेज कैसे किया जा सकता है या क्या क्या तरीके हैं स्टोर करने के। ठीक है, अच्छा तो आंसर आपका है पेज नंबर 12 पे, पेज नंबर 12 पे फर्स्ट लाइन। ठीक है, पेज नंबर 12 पे पहली ही लाइन, फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। पहली पॉइंट ये कि फार्मर क्या करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, जूट बैग तो बोरे नहीं होते, जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स मतलब मेटल की बिन्स में, बिन मतलब कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े। फिर नेक्स्ट पॉइंट, हाउएवर वर्ड लिखा हुआ है ना, उसको काट दो, हाउएवर वर्ड काट दो, कोई मतलब नहीं है उसका। नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। ठीक है, इतना ही लिखो चलेगा, लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। ठीक है, फिर तीसरी पॉइंट लिखो, तीसरी पॉइंट लास्ट पैराग्राफ में लिखोगे, लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एट होम। ठीक है, घरों में आप सिंपल ड्राइड नीम लीव्स यूज करो, सिर्फ इतना लिखो थर्ड पॉइंट। फिर फोर्थ पॉइंट, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये चार पॉइंट लिखोगे। पहली पॉइंट में लिखोगे कि भाई स्टोर करना, आप बोरे में स्टोर करें या मेटालिक बिन में स्टोर करें। दूसरी पॉइंट, सिलोज या ग्रेनरीज में स्टोर करें। तीसरी पॉइंट, अगर घर में स्टोर कर रहे हैं तो नीम लीव्स डालो। और चौथी पॉइंट है, अगर आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में स्टोर कर रहे हो तो केमिकल फर्टिलाइजर से पहले ट्रीटमेंट कराओ। ठीक है, मतलब केमिकल्स छिड़को, ऐसा कुछ होगा। ठीक, केमिकल ट्रीटमेंट करो। ठीक है, उसके ऊपर। तो इस तरह से आज हम इतना ही करते हैं। ठीक है, अभी भी ये नेक्स्ट लेक्चर शायद एक चैप्टर चलेगा, मेरे ख्याल से पूरा हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर आपका। ठीक है, चलें, थैंक यू।